यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या और कंपोनेंट हैं उनका डिटेल में जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर को देखें। तो इस स्ट्रक्चर को देख करके ये वाला जो आप लेयर देख पा रहे हो ना, ये वाला कवर, ये आउटर मेम्ब्रेन है। क्या ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैं फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो आपने देखा वो टू मेम्ब्रेन देखा, ठीक है। और टू मेम्ब्रेन जो देखा उसमें एक आउटर की तरफ है और दूसरा किधर है, इनर की तरफ, अंदर की तरफ है। तो ये टू मेम्ब्रेन यूनिट है, ये आपको याद रखना। और यदि हम इस मेम्ब्रेन की बात करें तो ये मेम्ब्रेन जो है ना ट्राइलेमिनार है। ट्राइलेमिनार का मतलब होता है, जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े थे वो भी ट्राइलेमिनार था। कैसे था कि एक परत बना था वो प्रोटीन का बना था, नीचे का परत भी प्रोटीन का बना था, ऊपर का ऐसे ऐसे करके जो डाई लिपिड लेयर था ये किस चीज़ का बना था, ये लिपिड का बना था। ऐसा ही था ना, मतलब ये एक पूरा लेयर है भले ही, लेकिन ये लिपिड का लेयर है, लिपिड का फास्फोबाइलिपिड था, ठीक है। दो लेयर बनते हैं, एक इधर का और एक इधर का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इसका भी मेम्ब्रेन यही है, तो इसलिए कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें। इसे लिपिड और प्रोटीन की वजह से इसे क्या कर सकते हैं आप, लिपोप्रोटीनेशियस लेयर। तो बातें क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना कि इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ये इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे ये बताऊंगा कि ये जो खाली जगह है, यहां का जो जगह है दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसे क्या कहते हैं, इसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो ये भी क्लियर है। इसके बाद है कि इनर क्लोरोप्लास्ट है, ये हेट्रोजीनस होता है, और अंदर का जो यहाँ पे जो भी है इनर, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी होता है वो हेट्रोजीनस होता है। कुछ जगह में कुछ है, कुछ जगह में कुछ अलग चीज़ है। तो इसके अंदर में क्या कंपोनेंट होते हैं, तो एक तो होता है ये पूरा का पूरा सेट, ऐसा। इस पूरे के पूरे सेट को कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम किस कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का, याद रखना। अब कहोगे कि ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है, तो पहले यह बता देता हूं। ग्रेनम है वो ग्रेनम कंपोज्ड होता है, किस चीज का बना होता है, कंपोज्ड ऑफ, किस चीज का कंपोज होता है, थैलाकॉइड का। अब ये बता देता हूं कि थैलाकॉइड क्या होता है, क्योंकि जब आप ग्रेना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी बातें पता होना चाहिए कि ये थैलाकॉइड क्या है। तो इस तरह का डिस्क का शेप, किस शेप में है, डिस्क का शेप। जो डिस्क का शेप स्ट्रक्चर है वो थैलाकॉइड है। क्लियर है। थैलाकॉइड एक दूसरा थैलाकॉइड है बगल में, इस थैलाकॉइड से एक झिल्ली से, ऐसा झिल्ली से जुड़ा होता है मेम्ब्रेन से। ये भी क्लियर है। तो अब ये देखो कि एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से मिल करके क्या बनाता है, ग्रेनम बनाता है। क्लियर है बातें। और इस तरह से एक के बाद एक थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लदे होते हैं। इसे क्या कहते हैं, इस पूरे सेट को, मतलब ग्रेनम को आप क्या कह सकते हैं, स्टैक्स ऑफ, इसे कह सकते हैं स्टैक्स ऑफ थैलाकॉइड। थैलाकॉइड का एक तरह का बंडल, एक के बाद एक लदना को स्टेक यानी लदना। जब थैलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर लदे होते हैं तब उसे ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम का ही यदि हम प्लूरल में कहें तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। जब ज्यादा पूरा सबको एक साथ में ग्रेना कहेंगे, एक को, एक इकाई को ग्रेनम कहेंगे। बातें क्लियर है यहां तक।
अब चीजें मैं बता के चलता हूं कि जो ग्रेनम है इस तरह से, तो ग्रेनम का साइज है कितना से कितना हो सकता है, तो यहां से यहां तक इसकी साइज हो सकता है 0.3 से लेकर के 0.27 माइक्रोमीटर इसका लंबाई हो जाता है, साइज इसका इतना हो जाता है। क्लियर है बातें? और क्या चीजें याद रखना है आपको, तो ये जो ग्रेनम है ये वाला जगह, ये जगह किस काम के लिए जाना जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेनम में फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस का कौन सा एक्टिविटी होता है, फोटोसिंथेसिस का कौन सा एक्टिविटी होता है यहां पे, तो वो है यहां पे लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन, कौन सा? लाइट रिएक्शन। आप जानते हैं कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि जो पहले फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लगने वाला पानी है, वाटर है, वो पत्तियों में लाइट को पहले लेता है और क्लोरोफिल को लेता है और फिर ऑक्सीजन को निकाल देगा और फिर ये एटीपी या NADPH2 का निर्माण करता है। ये लाइट रिएक्शन है, पहला रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। बाद में ये जो एटीपी है या NADPH2 है वो डार्क रिएक्शन जो दूसरा स्टेप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ये एटीपी बन के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये मैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पूरा बताऊंगा। तो आपको एग्जाम के हिसाब से क्या याद रखना है कि वो पॉइंट जो ग्रेनम है वहां पे लाइट रिएक्शन होता है। ये परीक्षा एक बार में नहीं, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है फैक्ट कि जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेनम में होता है, और लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। क्लियर है बातें? तो अब यहां पे हम जानेंगे कुछ और बातें, है ना? लेकिन चीजें समझ में आ रहा है कि ग्रेना क्या है। तो ग्रेना इस तरह का मेम्ब्रेन का बना हुआ लंबा इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इस ग्रेना के अंदर में थैलाकॉइड है। अब मैं इस थैलाकॉइड का एक पिक्चर बनाता हूं, जैसे ये थैलाकॉइड है। तो थैलाकॉइड के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल जानकारी दे देता हूं कि थैलाकॉइड है ना, 4 मेम्ब्रेन यूनिट है, इसके 4 सब यूनिट होते हैं। ऐसा ये देखिए, जैसे यहां पे आप देखते हैं कि इस तरह का एक ग्रेना होता है और इसके 4 पार्ट होते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट और ये 4 पार्ट, इस तरह से 4 पार्ट। तो इसके थैलाकॉइड के 4 सब यूनिट होते हैं, और इस 4 सब यूनिट में एक में पाया जाता है क्लोरोफिल ए, दूसरा में पाया जाता है इस तरह से क्लोरोफिल बी, ऐसा। और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल तो पाया जाता है, लेकिन ये जो थैलाकॉइड है ना, इस थैलाकॉइड का बेसिकली एक सेक्शन को, इस सेक्शन को कहते हैं 600 और एक को कहते हैं, सॉरी 650 कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और दूसरा को कहते हैं 700 कहते हैं। तो इसका क्या रोल है, 700 और 650 क्या है? तो ये 600 या 700 का मतलब होता है कि सूर्य से के प्रकाश से जो किरणें आती हैं, तो उनमें जो पोर्शन 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है उसको एब्जॉर्व करता है, उस पोर्शन को 700 पोर्शन कहते हैं। और जो 650 या 680 है इसको एब्जॉर्व करता है, उसको 680 कहते हैं। वो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम क्लोरोप्लास्ट कर रहे हैं। जब फोटोसिंथेसिस का एकदम डिटेल जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इन जो 4 यूनिट होते हैं, इन 4 यूनिट को क्या कहते हैं? इन 4 यूनिट को क्वांटासोम कहते हैं। दिस इज कंसिडर्ड एज ए क्वांटासोम, दिस इज कंसिडर्ड एज ए क्वांटासोम। और क्वांटासोम ही वो जगह है जहां पे एक स्पेशल एक्टिविटी होती है। इसी लाइट रिएक्शन का एक स्पेशल एक्टिविटी होता है, उसे कहते हैं
फोटोफॉस्फोरिलेशन। यू कैन नोट डाउन कि इसी जगह के अंदर में फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, ये मैं बताऊंगा, ध्यान रखना। फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें ये कह सकते हो फास्फो का मतलब होता है फास्फोरस, रिलेशन का मतलब होता है उसका फास्फोरस का बनना, फोटो यानी लाइट की उपस्थिति में। तो फोटोफॉस्फोरेशन का मतलब होता है कि एडीपी में फास्फोरस जुड़ के एटीपी का निर्माण करना, यानी कि इसके अंदर में एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी के सिंथेसिस को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं सिंपल बताने का, और वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसका डिटेल चलेंगे। तो अब यहां पे बता देता हूं कि यहां पे एक ये ग्रैनम हो गया, 2 ग्रैनम हो गया, 3 ग्रैनम हो गया, 4 ग्रैनम हो गया। तो यहाँ पे कई सारे ग्रैनम होते हैं, और मोटे मोटे जैसे यदि हम कहते हैं कि एक क्लोरोप्लास्ट में कितने ग्रैनम होते हैं, तो इस ग्रैनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ए हायर प्लांट सेल इज कंपोज्ड अप टू 10 to 100 थैलेकॉइड। मैं यहाँ पे एक बताना भूल गया था कि ये थैलेकॉइड की संख्या कितनी हो सकती है, 10 से लेकर के 100 थैलेकॉइड हो सकता है पर ग्रैनम। एक ग्रैनम में इस तरह का 1-1 रुपया का सिक्का जैसे जमा होता है ना, उस टाइप का, कि 10 से लेकर के 100, कितना 10 to लेकर के 100 सिक्के हैं एक दूसरे के ऊपर में जमे रह सकते हैं। तो मैं हर एक बारीक पॉइंट को बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई चीजें छूटे ना और आसानी से आप उनको समझ जाएं। अब यहाँ पे एक बात और बताता हूं कि जैसे आप देखते हैं ग्रैनम देख लिए, यहाँ पे एक ग्रैनम है वो दूसरे ग्रैनम से ऐसे करके जुड़ा है, इसे लैमेला कहते हैं। कौन सा लैमेला कहते हैं? इस इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क को स्ट्रोमा का लैमेला कहते हैं। कौन सा कहते हैं? स्ट्रोमा का लैमेला। यदि एक हुआ तो लैमेली, और एक हुआ तो लैमेला, और कई सारे को एक साथ हम संबोधित करेंगे लैमेली से। क्लियर है बातें? इसको खोजा था फ्रेट ने, इसलिए इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं फ्रेट्स का चैनल। फ्रेट्स चैनल कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा जाता है, फ्रेट चैनल क्या होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली, जो 2 ग्रैनम को जोड़ते हैं। आई होप बातें क्लियर आ रही है। अब मैं बता के चलता हूं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी इस तरह के राइबोसोम होते हैं। मतलब ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसके अंदर में राइबोसोम होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो राइबोसोम होते हैं ना, ये छोटे साइज के होते हैं, 70S। मैं राइबोसोम पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना कि 70S क्या होते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट 70S टाइप के होते हैं राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। जबकि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का राइबोसोम है, वो कितना होता है? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो 80S होता है। मैं इनके भी बारे में दिखाऊंगा कि 70S और 80S क्या होता है। क्लियर है बातें? अब यहाँ पे बता देता हूं कि इन जगहों में ना, इस जगहों में डीएनए भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। और ये डीएनए को खोजा किसने था? इसे खोजा था वुडकॉक ने। इसे खोजा वुडकॉक एंड इसके साथी हैं फर्नांडिस। इन्होंने 1958 में इसे खोज निकाला था कि क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होते हैं। और ये जो डीएनए होते हैं ना, इसे क्लोरोप्लास्टिक डीएनए यानी कि CHL डीएनए कहते हैं, क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। और ये क्लोरोप्लास्टिक डीएनए मेंडल से अलग किस काम में आते हैं? ये कई तरह के अलग कैरेक्टर को गवर्न करते हैं, और इनके मदर से फादर से ट्रांसफर को कौन सा इनहेरिटेंस कहते हैं? ये मेंडल से अलग इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिटेंस करते हैं। कौन सा? साइटोप्लाज्मिक। इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। सब समझ में आएगा, धीरे धीरे करके कनेक्शन जोड़ना चालू करिए, क्योंकि आप जानते हो कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है
और वही मेन डीएनए होता है। अब हम साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए खोज लिए, तो ये डीएनए जो कैरेक्टर को रखता है उसका माँ बाप से बच्चों में आने को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या क्लोरोप्लास्टिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है बातें? ये इसके बारे में एक एक महीन बातें हो गया। अब मैं इसके एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके बारे में बताना चाह रहा हूं। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द सेकंड। पहला पार्ट था ग्रेनम और दूसरा पार्ट है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है ये मुझे पहले बताना चाहिए था कि इस तरह से जब इनर मेम्ब्रेन के अंदर के जो चारों चीज होते हैं, इस चारों चीजों में ग्रेनम को छोड़ के जो भी यहाँ पे आप लिक्विड जैसे देख रहे हैं, लेट अस से यहाँ पे जो भी ये लिक्विड मटेरियल देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ये दूसरे नंबर का मेन चीज है और इसे स्ट्रोमा कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। ये होने में ये चीज क्या है? लिक्विड जैसे होता है। किसके जैसे? लिक्विड होता है। इसके अंदर में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अंदर में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये काफी प्रोटीनेशियस होता है अंदर का जो भाग है, और ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखा जा सकता है। जो पहले मैंने कहा आर पार दिखाई देते हैं, तभी तो देखने वाले को हरा कलर का स्ट्रोमा ही दिखाई देता है। अब ये बता देता हूं कि इस स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। इस जगह में डार्क का रिएक्शन होता है, और डार्क रिएक्शन क्या है? ये फोटोसिंथेसिस का महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट रिएक्शन में जो NADPH2 रहता है वो NADPH2 या ATP, ये मिल करके क्या करते हैं? C6H12O6 का निर्माण करते हैं। क्लियर है बातें? तो ये सारे एक्टिविटी इसके अंदर में होता है, और इसके अंदर में एक से एक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि जरूरत की चीजों को देखते हैं। जब भी हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो सारे फंक्शन पढ़ेंगे। अब दूसरा चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है वो मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा को कहते हैं, और यहाँ डार्क रिएक्शन होता है। इतना कम से कम जानना जरूरी है। समझ में आ गया? इतना जानना जरूरी है। जो लिक्विड होता है वो डार्क रिएक्शन का जगह होता है, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट में देखा कि फोटोसिंथेसिस मुख्य तौर पे होता है। इसे फोटोसिंथेसिस का मेन हाउस बोलते हैं। मतलब ये क्या है? सिंथेसिस प्लेस है।